उत्तर प्रदेश उपचुनाव के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर पहुंचे और इस दौरान राहुल गांधी ने रायबरेली के चुरवा स्थित मंदिर में दर्शन पूजन किया और हनुमान जी का आशीर्वाद भी लिया, जिसके लिए कड़ी सुरक्षा के बीच राहुल गांधी चुरवा के पिपलेश्वर हनुमान मंदिर पहुंचे। बताया गया कि इस मंदिर से गांधी परिवार का काफी पुराना नाता रहा है। गांधी परिवार का कोई भी सदस्य जब भी रायबरेली आता है तो इस मंदिर में पूजा जरूर करता है। राहुल गांधी भी उसी परंपरा को निभाते हुए मंदिर पहुंचे और हनुमान जी के दर्शन किए। हिंदुत्व कार्ड को लेकर लगातार बीजेपी फ्रंट फुट पर है और वही कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी फिलहाल यहां पर रायबरेली में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे हुए हैं और सीधे तौर पे कहा सकता है कि उत्तर प्रदेश में बटोगे तो कटोगे मुद्दे को लेकर जिस तरह से राजनीति तेज है, उसके बाद राहुल गांधी का रायबरेली दौरे के दौरान हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करना ये अपने आप में एक बड़ा संकेत दे रहा है। दर्शन करने के बाद राहुल जैसे ही बाहर निकले, कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी। मंदिर से बाहर आने के बाद मीडिया कर्मियों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी की भक्ति सामने आई हो। इससे पहले भी वो अपनी शिव भक्ति दिखा चुके हैं। पहले भी कई बार राहुल गांधी मंदिरों में जाकर भगवान शिव की आराधना कर चुके हैं। वहीं राहुल गांधी ने संसद में भी एक बार शिव की तस्वीर दिखाई थी। एक तरफ जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली में हनुमान जी के दर्शन किए, तो वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, जहां वहां हनुमान मंदिर में नवग्रह की मूर्तियों को खंडित कर दिया गया, जिसकी जानकारी तब मिली जब पुजारी मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे। वहां मूर्तियों को खंडित देख उनके होश उड़ गए। पुजारी ने इसकी सूचना तुरंत आसपास के लोगों को दी, जिसके बाद वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। बताया गया कि रंगारेड्डी जिले के एयरपोर्ट कॉलोनी में स्थित हनुमान मंदिर में अज्ञात लोगों ने नवग्रह की मूर्तियों को खंडित कर दिया। मूर्ति तोड़े जाने की खबर इलाके में आग की तरह फैली, जिसके बाद लोगों का मंदिर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। मूर्ति तोड़े जाने की घटना को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ता गया। इलाके में तनाव जैसा माहौल बन गया। लोगों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। बताया गया कि पुलिस ने भी इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। तो वहीं इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस वालों को वहां तैनात कर दिया गया। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जारी प्रचार के बीच हेलीकॉप्टर पर विवाद खड़ा हो गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का हवाला देकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर को 1.5 घंटे तक रोका गया, जिसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राष्ट्रपति को एक खत लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। पार्टी के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने राष्ट्रपति को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि पीएम मोदी के दौरे की वजह से नो फ्लाई जोन घोषित किया गया था। भट्टाचार्य ने कहा कि नियम के मुताबिक सुरक्षा कारणों से 50 किलोमीटर के दायरे में 15 मिनट के लिए नो फ्लाइंग जोन घोषित किया जा सकता है, लेकिन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर को 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के कारणों से ऐसा किया जाता है और ये आज से नहीं बल्कि पिछले काफी समय पहले से किया जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी हमारा देश का सर्वोच्च अधिकारी होते हैं और प्रधानमंत्री जी जब आते हैं तो सुरक्षा का अनुसार उनका कुछ व्यवस्था किया जाता है और जो एयर ट्रैफिक है आधा घंटा के लिए इसको ब्लॉक किया जाते हैं। यह नियम सबको मालूम है। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासत थमती नजर नहीं आ रही है। जहां हेमंत सोरेन की पार्टी ने इस मामले में राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने की मांग की, तो वहीं बीजेपी झारखंड मुक्ति मोर्चा पर हमलावर नजर आई। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ मिशन झारखंड पर हैं, जहां उनके सियासी तीर हेमंत सरकार के पूर्व मंत्री आलमगीर पर चले और जनता को जातियों के नाम पर नहीं बंटने का मैसेज भी दिया। इस दौरान सीएम योगी ने आलमगीर की तुलना मुगल शासक औरंगजेब से कर दी और कहा, एक औरंगजेब था जिसने हमारे देश को लूटा था और मंदिरों को तोड़ा था। एक झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम थे जिसने यहाँ के गरीबों को लूटा है। औरंगजेब देश को लूटा था, उसने देश के पवित्र मंदिरों को नष्ट किया था उसने। और दूसरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी तो एक मंत्री था आलमगीर, जो यहाँ लूट करके जिसके घरों में नोटों की गड्डी यहाँ के गरीबों के झारखंड वासियों का पैसा
चुनावी रैली में एक बार फिर सीएम योगी ने बटोगे तो कटोगे फॉर्मूले को आगे बढ़ाया और इस बार निशाने पर कांग्रेस को लिया। सीएम योगी ने साफ कर दिया कि ये लोग जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें फंसना नहीं है। आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पर बांटेंगे, और जब आपके ऊपर संकट आएगा ये कोई आपके सामने नहीं खड़ा होगा, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। यही कांग्रेस करती आई है। दरअसल हरियाणा फतेह के बाद झारखंड और महाराष्ट्र में सीएम योगी की डिमांड काफी बढ़ चुकी है और उनका नारा बटेंगे तो कटेंगे की गूंज अब हर मंच से सुनाई दे रही है। हर चेहरे पर खुशहाली आए, हर नौजवान के हाथ को कार्य हो। चुनावी फिजा में योगी का सिर्फ नारा नहीं गूंज रहा है, बल्कि झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक योगी योगी की गूंज सुनाई दे रही है। हर जगह बुलडोजर बाबा चुनावी कैंपेन का सबसे डिमांडिंग चेहरा बनकर उभर रहे हैं। तभी तो कहीं उन्हें हिंदू योद्धा बताकर प्रचार किया जा रहा है, तो कहीं बुलडोजर ही कैंपेन का किरदार बन गए। मुंबई के वाशिम विधानसभा इलाके में लगे ये पोस्टर बता रहे हैं योगी हिंदुत्व का कितना बड़ा चेहरा बन चुके हैं, किस तरह हर नेता उन्हें अपने प्रचार के लिए बुलाना चाहता है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे मतदार संघ में आदि योगीत्यनाथ जी की सभा लगी है और इसी से मेरा विजय निश्चित माना जाएगा। यानी उम्मीदवारों को फायर ब्रांड योगी पर इतना भरोसा है कि उनके एक कैंपेन से नतीजे जीत में बदल जाएंगे। शायद यही वजह है कि महाराष्ट्र में हिंदू योद्धा के तौर पर उनके स्वागत की तैयारी है। महाराष्ट्र में तो सिर्फ पोस्टर लगे हैं, झारखंड के हजारीबाग में तो बुलडोजर बाबा के स्वागत में बुलडोजरों की फौज खड़ी कर दी गई। बुलडोजर पर लहराता कमल का निशान और पीला पंजा योगी के यूपी मॉडल की पहचान बता रहा है कि इस करिश्माई चेहरे की डिमांड अब पूरे हिंदुस्तान में है, क्योंकि जहां जहां योगी के पांव पड़ते हैं नतीजे जीत में बदल जाते हैं। कई राज्यों के नतीजे इसके गवाह हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक के चयन को लेकर कैबिनेट के फैसले पर अब सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार के इस फैसले पर तंज कसा है और इसे दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0 करार दिया। इससे पहले योगी सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला किया। इस फैसले के मुताबिक अब यूपी के डीजीपी केंद्र नहीं खुद यूपी सरकार तय करेगी, यानी यूपीएससी को पैनल नहीं भेजा जाएगा। अब डीजीपी का चयन हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। एक बार चुने जाने के बाद डीजीपी को 2 साल का कार्यकाल मिलेगा। इसके लिए चयन के वक्त 6 महीने की सर्विस का बचा होना जरूरी होगा। लेकिन अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि सवाल यह है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं है। दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और उन्हें उनके कार्यकाल की याद दिलाई। अखिलेश यादव जी को रह रह करके अपने कार्यकाल की याद सताती है कि कैसे उनके कार्यकाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी के 4 पाए, एक पाया रामगोपाल यादव खींचा करते थे, दूसरा पाया शिवपाल यादव खींचा करते थे, तीसरा पाया नेताजी खींचा करते थे और चौथा पाया आजम खान खींचा करते थे। डीजीपी की नियुक्ति के लिए पहले व्यवस्था के मुताबिक सरकारी अधिकारियों के नाम यूपीएससी को भेजती थी, जिनका 6 महीने का कार्यकाल शेष हो। यूपीएससी राज्य सरकार को 3 अधिकारियों के नामों का पैनल भेजता था, जिनमें से सरकार किसी एक को डीजीपी बनाती थी। उत्तर प्रदेश में डीजीपी के पद को लेकर सियासत छिड़ी हुई है, तो वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच प्रदेश को नया डीजीपी मिल गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय वर्मा को महाराष्ट्र का नया डीजीपी नियुक्त किया है, जो पूर्व डीजीपी रश्मि शुक्ला की जगह संभालेंगे। प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दलों की शिकायतों के बाद चुनाव आयोग ने राज्य पुलिस प्रमुख के पद से रश्मि शुक्ला को हटाने का निर्देश दिया था। डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाए जाने के बाद चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से महाराष्ट्र कैडर के 3 सबसे वरिष्ठ आईपीएस के नाम मांगे थे, जिनमें संजय वर्मा एक थे और उन्हें डीजीपी बनाया गया। आईपीएस संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वो महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत हैं। संजय वर्मा अप्रैल 2028 में रिटायर होंगे। दरअसल डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। विपक्षी दलों ने रश्मि शुक्ला के निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वो बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं। इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी समीक्षा बैठकों और विधानसभा चुनावों की घोषणा के दौरान अधिकारियों को निष्पक्ष और उचित व्यवहार करने की नसीहत दी थी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय अधिकारी अपने आचरण में गैर पक्षपाती व्यवहार करें। उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए यूपी मदरसा एक्ट को संवैधानिक करार दिया।
जिसके बाद ये साफ हो गया कि यूपी के मदरसे सुचारू रूप से चलते रहेंगे और उनकी संचालन प्रक्रिया को कानूनी सुरक्षा प्राप्त होगी। मुस्लिम धर्म गुरु समेत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले ने भी इस फैसले पर खुशी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा कि अगर राज्य सरकार को लगता है कि मदरसा में जो है क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी जा रही है, तो सरकार जो है इसमें संशोधन करके, मदरसा एक्ट में संशोधन करके क्वालिटी एजुकेशन को मेंटेन करने के लिए मदरसा एक्ट को संचालित करें, ना कि मदरसा एक्ट को पूरी तरह से खत्म कर दें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीएम योगी मुस्लिम समुदाय के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते थे, लेकिन ये बात कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं को पसंद नहीं आई। योगी जी ने अच्छा फैसला लिया, एक्ट बनाया मदरसा एक्ट, कि मदरसा एक्ट में सुधार है, पढ़ाई की जरूरत है। वहाँ के बच्चे भी पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, जज बने। जबकि कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बहाने बीजेपी पर हमला बोला और बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सीख लेने की नसीहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट, जिसे संविधान के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने माना था और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया और इसे संविधान सम्मत। नहाय खाए के साथ ही 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था का पर्व छठ पूजा का शुभारंभ हो गया। सुबह होते ही छठ व्रत करने वाली महिलाओं की भीड़ नदी और तालाबों के किनारे इकट्ठी होने लगी, जिसके बाद महिलाओं ने नदी में स्नान किया और स्नान करने के साथ ही छठ व्रत का संकल्प लिया। पटना के घाटों पर भी ऐसी ही भीड़ जुटी। नदी में स्नान और पूजा करने के बाद ये महिलाएं अपने घर पहुंची और नहाय खाए के दिन विशेष रूप से बनाए जाने वाले प्रसाद को तैयार किया। आज पहला दिन है, यानी कि नहाय खाए, और आज जितनी भी छठ व्रती हैं वो सबसे पहले सुबह में गंगा स्नान करती हैं और उसके बाद जो नहाय खाए का प्रसाद होता है उसे बनाती हैं। और आप सबसे पहले इस साइड की तस्वीर देखिए कि आज नहाय खाए का जो प्रसाद है वो अब बनकर तैयार हो चुका है। सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि बिहार के बाकी शहरों में भी नहाय खा के मौके पर नदी किनारे घाटों पर छठ व्रतियों की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से तैयारी चल रहा है। आज कद्दू भात नहाय खाए है। सुबह से साफ सफाई, कद्दू काटना, सब्जी बनाना, चावल, सारा तैयारी चल रहा है। ऐसा ही नजारा यूपी के कई शहरों में भी दिखा। बलिया में छठ पूजा के पहले दिन व्रत रखने वाली महिलाओं में काफी उत्साह नजर आया। परंपरा के मुताबिक नहाय खाए के दिन कद्दू भात का प्रसाद बनता है। फिर भगवान सूर्य की पूजा करने के बाद उसे व्रती ग्रहण करते हैं। अगले दिन खरना का प्रसाद बनता है। उसके बाद डूबते और उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ छठ महापर्व की समाप्ति हो जाती है। वहीं छठ पर्व को लेकर दिल्ली की यमुना के हालात में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये हाल तब है जब एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली में इंतजामों के बड़े बड़े दावे किए थे। लेकिन सच्चाई ये है कि यमुना अब भी न डुबकी लगाने लायक है, न ही घाट पूजा करने के लायक। दिल्ली में यमुना का पानी जहरीला बना हुआ है। हालांकि दिल्ली सरकार झाग को खत्म करने के लिए अलग अलग इलाकों में बने छठ घाट पर केमिकल का छिड़काव करवा रही है, लेकिन इसके बाद भी झाग खत्म नहीं हुई। माँ यमुना आज भी बहुत प्रदूषित है। आपको दिख रहा है कि कितना फोम है, कितनी मोटी परत है फोम की। और अब इस फोम को हटाने के लिए देखिए क्या किया जा रहा है। केमिकल डिफॉर्मर जो है, ये डिफॉर्मर है, इसको यूज किया जा रहा है। ये केमिकल अपने आप में बेहद हानिकारक है, जबकि झाग हानिकारक कार्बनिक पदार्थ है जो हेल्थ के लिए बेहद नुकसानदायक साबित होते हैं। ऐसे में छठ का व्रत रखने वाली जो महिलाएं यमुना में स्नान करके पूजा करेंगे, उन्हें बीमारियां होना संभव है। लेकिन इस पानी में डॉक्टर्स कहते हैं अगर कोई नहाता है तो उनको स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, तमाम बीमारियां हो जाती हैं। यानी आस्था बड़ी है। मैंने छठी मैया के ऊपर विश्वास किया, छठी माई जो करे। यानी आस्था अव्यवस्था पर भारी पड़ रही है, तो दूसरी तरफ व्यवस्था करने वाले सियासी दावे कर रहे हैं। एक दिन पहले भी सीएम आतिशी ने सुविधाओं के खूब दावे किए, तो बीजेपी अब यमुना के पोल्यूशन को पॉलिटिकली बुनाने की कोशिश में है। लेकिन सवाल वही, सिर्फ सियासत ही या फिर कभी समाधान भी निकलेगा? एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री आतिशी ने छठ पर्व से जुड़ी तैयारियों पर बड़े बड़े दावे किए थे और दूसरे दिन जब व्रती घाट पर पहुंची तो सच्चाई कुछ और ही देखने को मिली।
हम आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने दावा किया कि घाटों को साफ किया गया है, उनकी साफ सफाई कराई गई है, जबकि सच्चाई ये है कि अधिकतर घाटों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ दिखा। यमुना में झाग को लेकर सरकार का दावा है कि केमिकल से झाग हटाए गए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यमुना के झाग में कोई कमी फिलहाल तो नजर नहीं आ रही। केमिकल से पानी की सफाई के बाद दावा किया गया कि अब व्रती पानी में डुबकी लगा सकती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यमुना में अमोनिया फॉस्फेट जैसे खतरनाक केमिकल्स मौजूद हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने दावा किया था कि इस साल छठ को लेकर सबसे बेहतर इंतजाम किए गए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बदइंतजामी देख व्रती महिलाएं घाट से वापस लौट गईं। क्योंकि ज्यादातर घाटों पर गंदगी अव्यवस्था का अंबार दिखा, तो यमुना का जहरीला पानी में डुबकी लगाना एक अलग मुसीबत। यहाँ का बहुत बुरा हाल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्व त्योहार के नाम पर सरकार को इस तरह नहीं करना चाहिए। नहाए खाए के साथ शुरू त्योहार के पहले ही दिन व्रती महिलाओं का ये गुस्सा और नाराजगी वाजिब है। वजह है यमुना का पोल्यूशन। तो आप लोग वापस जा रहे हैं क्या? दूसरे घाट जा रहे हैं, दूसरे वाले घाट जा रहे हैं। तो इतनी दूर आए, यहाँ पे ढूंढा, कोई सफाई साफ जगह नहीं मिली। कोई सफाई नहीं है, कैसे नहाएंगे भैया? आप देखिए वापस जा रही हैं इतनी देर खड़े होने के बाद ये लोग, और इनका दावा है कि हम कोई और घाट देखेंगे, कहीं और जाएंगे जहाँ पर पानी इतना साफ हो कि पूजा की जा सके। यानी यमुना की सफाई तो छोड़िए, घाटों पर इंतजाम तक ढंग के नहीं दिखे। लोग दलदल में उतरकर पानी तक पहुँचे, लेकिन फिर भी अव्यवस्था पर आस्था भारी नजर आई। यमुना की अभी हालत तो बहुत खराब है, बावजूद आप यहाँ नहाने पहुँचे। कुछ भी रहे, हमारा लिए सब गंगा मैया है। कैसा सब गंगा मैया, इनको बगैर हमारा पाक नहीं है। सब इनका कृपा से सब सही है। छठ पर स्नान की परंपरा पवित्रता का प्रतीक है, लेकिन दिल्ली में यमुना के घाटों की पवित्रता का क्या कहना। पहले मैं आपको एक बार घाट जरूर दिखाऊंगी। यमुना को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन देखिए जहाँ पूजा हुई है, अभी फूल से पूजा की और उस पूजा वाले फूल पर भी झाग है। चारों तरफ आपको झाग नजर आएगी। जरा सोचिए, साल भर इंतजार के बाद जब त्योहार करीब है, तो दिल्ली और यमुना किन अव्यवस्थाओं का सामना कर रही हैं, और जो महिलाएं आस्था के नाम पर जहरीले पानी में डुबकी भी लगा रही हैं, अगर वो बीमार पड़ गईं, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। यानी किसी ने आस्था में ओतप्रोत होकर यमुना में डुबकी लगाई तो कोई घाट से यूं ही लौट गया। लेकिन यमुना में डुबकी क्या सेफ है? अगर नहीं तो जाने कि क्यों नहीं है ये सेफ। दरअसल यमुना के पानी में अमोनिया फॉस्फेट जैसे खतरनाक केमिकल्स मौजूद हैं जो बेहद घातक हैं, और ऐसे में अगर कोई यमुना में डुबकी लगाता है तो उसे स्किन इन्फेक्शन के पूरे चांस है, यानी त्वचा के रोग उसको हो सकते हैं। इसके अलावा गंदे पानी में नहाने से सांस की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, अगर प्रदूषित पानी के संपर्क में आए तो गले में दर्द, इन्फेक्शन और सूजन भी हो सकती है। साथ ही साथ गंदे पानी में नहाने से आंखों में भी इन्फेक्शन का जोखिम रहता है। हालांकि कुछ व्रती फिर भी यमुना में डुबकी लगा रही हैं, क्योंकि हर समस्या पर उनकी आस्था भारी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक डरा देने वाली रिपोर्ट हम आपको दिखाना चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ में सड़कों पर घूम रहे आवारा कुत्ते दिवाली में पटाखों के शोर के बीच खूंखार हो गए हैं। और इन आवारा कुत्तों ने 250 से ज्यादा लोगों को काट लिया, जिनका शहर के अलग अलग अस्पतालों में इलाज किया गया। बताया गया कि इन आवारा कुत्तों ने सिर्फ 48 घंटों के अंदर 250 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया, जिनमें काफी संख्या में बच्चे शामिल हैं। लखनऊ से कुत्तों के हमलों को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। दीपावली के दौरान पिछले 2 दिनों में लखनऊ में 250 से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा है। सिर्फ 48 घंटे में डॉग बाइट के इतने मामले सामने आने के बाद आवारा कुत्तों को लेकर पूरे शहर में हड़कंप मच गया। इस मामले में जब वेटनरी डॉक्टरों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पटाखों के तेज धमाकों से कुत्ते खूंखार हो जाते हैं। कनाडा में एक नारे ने पूरी कहानी को पलट कर रख दिया। न बटेंगे न कटेंगे के आह्वान ने पूरे देश के हिंदुओं को एक कर दिया, और चंद ही घंटों में पूरा ब्रैम्पटन शहर हिंदू और हिंदुस्तानियों की भीड़ से भर गया, जिसकी गवाही ये 2 तस्वीरें भी दे रही हैं। एक तस्वीर मंदिर में हिंदुओं पर हमले की बात की है, जब वहां के पुजारी ने ना बटेंगे ना कटेंगे की अपील की थी, और दूसरी एकजुटता से खड़े हिंदुओं के सैलाब को बयां कर रही है। इस बात का असर इतना हुआ कि हिंदुओं की दहाड़ पूरी कनाडा में गूंज उठी। और मंदिर में हमला कर खालिस्तानी भीड़ अपने बिलों में वापस छिप गई, जबकि ट्रूडो की पुलिस में घुस चुके खालिस्तानी भी बैकफुट पर आ गए। The most peace-loving community in Canada. They never are part of any violence. They never demand anything. But I know.
कनाडा में पूरी रात सड़कों पर तिरंगे लहराते रहे, जय श्री राम और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। हिंदुओं और हिंदुस्तानियों की इस एकजुटता ने ट्रूडो और उनके खालिस्तान परस्त अफसरों के चूल्हे हिला दिए। कनाडा का हिंदू इस कदर एकजुट हो जाएगा, ना खालिस्तानियों को उम्मीद थी, ना ट्रूडो ने कभी सोचा होगा। लेकिन एक अपील ने कनाडा में पूरी कहानी बदल दी। नतीजन ट्रूडो सरकार अब बैकफुट पर है। ये मत सोचना कि हिंदू सभा के ऊपर हमला होगा, ये हमला पूरे कनाडा में हिंदुओं पर हमले का मोहरा भले ही खालिस्तानी है, लेकिन चेहरा कोई और ही बताया जा रहा है। सिख कम्युनिटी भी दावा कर रही है कि भाई भाई को लड़ाने का काम चीन कनेक्शन छिपाने और पाकिस्तान के इशारे पर हुआ है, और इस काम को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानियों की मदद ली गई। दावा है कि आईएसआई की लिखी स्क्रिप्ट पर यह हमला हुआ और हिंदुओं को टारगेट किया गया। ये जो कुछ हो रहा है, ये लोगों को पता होना चाहिए ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੱਥ। ਇਹ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜਦ ਖੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ आदमी दे नंग साथ। यानी हिंदुओं पर हमला कर कई कहानियों पर पर्दा डालने की कोशिश हुई। कनाडा में रह रहे हिंदुओं ने साफ तौर पर कहा कि ट्रूडो दरअसल आईएसआई और चीन की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं। एक तो आईएसआई पाकिस्तानी दे लिए काम कर रहे हैं, दूसरी है ट्रूडो दी जेड़ी प्रॉब्लम इत्थे है ना, वो स्कैंडल है, चाइना दी स्कैंडल। 3-4 मिनिस्टर पकड़े गए, ये छुपाने के लिए इन्हें टंटा खोजा ताकि लोकी दी ध्यान इदे विच जाए। आ 2-4-5 फालतू इन्होंने पाले हुए हैं, जिवें पालदे ना, ए पाले हुए हैं जो कुछ चाहिए इन्हों इस्तेमाल करते हैं और कुछ नहीं है। ये नहीं है कि ये सिख अगेंस्ट हिंदू है, ये सिख एंड हिंदू अगेंस्ट खालिस्तानी है। यानी कनाडा में सिर्फ हिंदू ही नहीं, सिख भी और हर हिंदुस्तानी एकजुट हो चुका है उन खालिस्तानियों के खिलाफ जो आईएसआई और ट्रूडो के इशारे पर काम कर रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा एग्जाम्पल कनाडा पुलिस का ऑफिसर हरविंदर सोही है, जो खुद पुलिस में होकर खालिस्तानी प्रदर्शन का हिस्सा बना। लेकिन हिंदुस्तानियों की एकजुटता ने ट्रूडो सरकार को खालिस्तानी पुलिस वाले पर कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के दुश्मनों की लिस्ट लंबी होती जा रही है और इस बार मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल रूम में धमकी भरा मैसेज आया और रंगदारी मांगी गई। ये धमकी भरा मैसेज सलमान खान के लिए था, जिसमें 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई और कॉलर ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई बताया। पुलिस के मुताबिक कॉलर ने मैसेज में लिखा, अगर सलमान खान को जिंदा रहना है तो उसे हमारे मंदिर में माफी मांगनी चाहिए या फिर 5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो हम उसे जान से मार देंगे। हमारा गिरोह अभी सक्रिय है। इस धमकी भरे मैसेज के बाद मुंबई पुलिस भी अलर्ट हो चुकी है। वर्ली पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। धमकी को मुंबई पुलिस ने बेहद गंभीरता से लिया है। मुंबई के जो वर्ली पुलिस स्टेशन है वहां पर मामला दर्ज करवा दिया गया है। उसके अलावा एक इन्वेस्टिगेशन टीम को इस काम में लगाया गया है, जो इस बंदे को आइडेंटिफाई करेगी। ये जो नंबर से मैसेज आया है उसकी लोकेशन क्या है। हालांकि इससे पहले भी सलमान खान को लॉरेंस के नाम से धमकी मिल चुकी है और गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, लेकिन इस बार सलमान को छोटे लॉरेंस का थ्रेट बेहद गंभीर है। अब दिल्ली में लॉरेंस का एक सपोर्टर गैंग भी एक्टिव हो चुका है, जो खुलेआम करोड़ों की रंगदारी मांग रहा है और रंगदारी न देने पर दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी कर रहा है। दहशतगर्दी की ये तस्वीर दिल्ली के नांगलोई की है, जिसमें फेस कवर किए ये गैंगस्टर प्रॉपर्टी डीलर से पहले रंगदारी मांगते हैं और रंगदारी नहीं देने पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। नांगलोई में फायरिंग के वक्त प्रॉपर्टी डीलर अपनी दुकान पर मौजूद था। तभी नकाबपोश बदमाश दुकान पर आए और फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के बाद स्कूटी पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। वीडियो में जो शख्स सबसे आगे है, उसके हाथ में एक सफेद कलर की पर्ची दिख रही है। इसी पर्ची के जरिए रंगदारी मांगी गई।
सूत्रों के मुताबिक 2 घंटे के अंदर नांगलोई और अलीपुर में फायरिंग की बदमाशों ने गोगी गैंग के नाम से 10 करोड़ की रंगदारी मांगी, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर काम करता है। गोगी गैंग की कमान इस वक्त गैंगस्टर दीपक बॉक्सर संभाल रहा है, जो फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। अब जेल में बंद दीपक बॉक्सर के इशारे पर दिल्ली में रंगदारी मांगी जा रही है, जो दिल्ली पुलिस के लिए खुली चुनौती से कम नहीं, क्योंकि नांगलोई से जो तस्वीर सामने आई है उसने एक बार फिर पुलिस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। डायल 112 यूपी में इमरजेंसी के वक्त काम आने वाला वो नंबर है जिस पर तत्काल सहायता मिलने का दावा किया जाता है, लेकिन फिरोजाबाद पुलिस की डायल 112 की गाड़ियां और ही कहानी बयान कर रही हैं। वो कहानी जो इस तस्वीर में आप देख रहे हैं। यहाँ तो इमरजेंसी में मदद देने वाली ही मदद मांग रहे हैं और दावा है कि चंद मिनट में ये गाड़ी आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन कैसे? धक्का मारकर। जरा देखिए तो सही, यूपी पुलिस की ये गाड़ी किस हाल में है। इसे कहीं भी ले जाने से पहले 4 लोग चाहिए जो धक्का मार सकें। अगर धक्का नहीं तो मदद नहीं। जरा सोचिए, अगर इन्हीं गाड़ियों के दम पर पुलिस अपराधी का पीछा करने निकले तो कौन रेस जीतेगा? धक्का मार पुलिस गाड़ी या अपराधी जो सरपट फुर हो जाएंगे? ये वीडियो फर्रुखाबाद जिले में तैनात डायल 112 की गाड़ी का है। बताया जा रहा है कि गाड़ी की सेल्फ स्टार्टिंग में दिक्कत थी, जिसके बाद लोगों ने पुलिस की गाड़ी को धक्का मारकर स्टार्ट करवाया। लेकिन सवाल ये है, अगर इमरजेंसी के वक्त ऐसी गाड़ी के भरोसे मुसीबत में फंसा कोई शख्स मदद का इंतजार करे तो उसे वक्त पर मदद कैसे मिल पाएगी? भोपाल में देश विरोधी नारे लगाने वाले फैजान के जज्बात अब बदल चुके हैं। कोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के बाद वो एक बार फिर थाने पहुंचा और तिरंगे को सलामी देता हुआ भारत माता के जयकारे लगाता हुआ नजर आया। क्योंकि देश विरोधी नारे लगाने वाले आरोपी फैजान को हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को सुबह 10 से 12 बजे के बीच तिरंगे को सलामी देने के साथ भारत माता की जय के नारे लगाने का आदेश दिया गया है। आज महीने का पहला मंगलवार है और फैजान जो है, जैसे कि कोर्ट ने यह समय तय किया था कि 10 से 12 बजे के बीच उसे मिसरोद थाने पहुंचना होगा और तिरंगे को सलामी देनी होगी। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए फैजान वक्त पर थाने पहुंच गया और फिर तिरंगे को सलामी देते हुए भारत माता की जय के नारे लगाने लगा। भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय। देश विरोधी नारे लगाने वाले फैजान के लिए कोर्ट ने साफ कह दिया है, इस नियम का पालन आरोपी को तब तक करना होगा जब तक कि उसका केस ट्रायल में रहेगा। नियम और शर्तों का उल्लंघन करने पर आरोपी की जमानत निरस्त कर दी जाएगी, जिसके बाद फैजान थाने पहुंचकर अब झंडे को सलामी दे रहा है। देश का झंडा है, अपन इसको सलामी नहीं देंगे तो किसको देंगे? बताइए सर। और ये अपन को कानून क्या अपने हाईकोर्ट से भी पालन मिला है और करने को मिला तो अच्छी बात है। मेरे को जिंदगी में ऐसा सबक भी मिला है, वो सही है सर। फैजान पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए थे, लेकिन जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो उसके जज्बात बदल गए और कोर्ट से भी उसे इसी शर्त पर जमानत मिली, जब तक ट्रायल चलेगा थाने में तिरंगे को सलामी देनी होगी और उसी आदेश का अब फैजान पालन कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक दूध डेयरी का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां डेयरी पर लोग कीड़े वाला दूध उनको बेचा जा रहा है। हालांकि इसी दौरान एक ग्राहक की नजर दूध में तैरते कीड़ों पर गई तो उसने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। दूध में मिलावट का जहर पहले से ही मौजूद है, अब तो कीड़े भी बेचे जा रहे हैं। ना ग्राहकों की जान की परवाह, ना साफ सफाई, ना कोई मानक। बस देश में ये धंधा राम भरोसे चल रहा है। तो मैंने उससे कहा था, मालिक से भी कहा और उसके जो वर्कर लगे हुए थे उनसे भी कहा था, भाई इसमें तो कीड़े पड़े हुए हैं और तुम सब पब्लिक को दे रहे हैं तो बड़ी स्थिति गड़बड़ होगी। बोले हम तो ऐसे ही बेचेंगे, तुम्हें जो करना है कर लो। यानी शिकायत के बाद डेयरी मालिक सीना जोरी पर उतर आया। पहले तो दूध के नाम पर ग्राहकों को कीड़े मकोड़े परोस रहा था, ऊपर से हेकड़ी अलग। अरे तू पता तो चले कर्मचारी भाई तू है कि ना। यानी आप दूध में कीड़े बेचें और ग्राहक आपकी करतूत का वीडियो भी ना बनाए। सवाल ये है, हर दिन दूध में बीमारी का सामान बेचने वालों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या मथुरा का फूड एंड सेफ्टी विभाग चैन की बंसी बजाकर सो रहा है? जी न्यूज़।